अब एक राजपूत परिवार का बेटा बनना चाहता था गायनेकोलॉजिस्ट, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ। पुरुष होके कौन सी स्त्री तुम्हारे पास ट्रीटमेंट कराने आएगी? फैमिली के तो कोई नहीं आएंगे, हॉस्पिटल खाली रहेगी, फ्यूचर बहुत बुरा है। कोई नहीं मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर युवराज जडेजा। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट एवं आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। निमाया सेंटर फॉर वुमेन्स हेल्थ बड़ौदा का मेडिकल डायरेक्टर हूँ और अब हमारी शाखाएं अहमदाबाद, आनंद, दिल्ली तक है। मेरी कहानी शुरू होती है 21 फरवरी 1987। सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव में दोपहर को 12:30 बजे एक राजपूत परिवार ने 4 किलो का एक सुपुत्र को जन्म दिया था। फैमिली खुश थी। हम लोग पहले से फार्मर्स है, खेत बड़े हैं, बट मेरी भविष्य के लिए मेरे पेरेंट्स ने वो गांव को छोड़ के शहर में बसने का डिसीजन लिया। शहर में आना आसान नहीं था। मेरे पिताजी अभी भी ये कहते हैं कि मैं 500 रुपये लेके आया था और उसमें से भी 60 या 70 रुपये ट्रैवलिंग और पहले 2 दिन में ही खर्च हो गए थे। पिताजी ने एक होटल में कुक की जॉब ली। मॉम एक हाउसवाइफ थी और वो घर एक रूम का घर था जो ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग के बाजू में था। किसी ने हमको भाड़े पे दिया था। मुझे अभी भी याद है, जब बारिश होती थी घर पे पूरा पानी आ जाता था और हम सब एक साथ एक बेड पे 3 लोग सोते थे। ये हार्डशिप्स के बावजूद मम्मी ने डिसाइड किया पढ़ेगा तो मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में। सारी फैमिली ने बड़े ताने मारे, कौन पढ़ाएगा, तुझे इंग्लिश आता है क्या, बेटे की लाइफ बर्बाद करके रख देगी। बट मेरी मम्मी ने ठान लिया था कि पढ़ेगा मेरा बेटा और बोलेगा इंग्लिश। वो खुद चली गई प्रिंसिपल के पास एडमिशन मांगने। प्रिंसिपल ने इंग्लिश में इंटरव्यू लेने की मांग की। मम्मी ने फिर भी कॉन्फिडेंटली बोला, सर मुझे तो नहीं आता, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा नहीं सीख पाएगा। आप उसे एडमिशन दीजिए, मैं उसके चाहे तो 10 ट्यूशन लगाऊंगी, बट मुझे उसको यही स्कूल में पढ़ाना है। कहीं ना कहीं वो प्रिंसिपल मम्मी से इम्प्रेस हो गया। उसने मुझे एडमिशन दे दिया। बात तो फैमिली की सही थी, आसान तो नहीं था। घर में किसी ने पढ़ाई की नहीं थी। मेरी मम्मी नेबर्स के पास, आसपास कहीं भी जाके जो सीख सके वो सीखती थी। मुझे आज भी याद है, मेरे 3 ट्यूशन्स छोटे छोटे लगाए थे। कोई मुझे इंग्लिश सिखाता था, कोई मैथ्स के लिए जाता था, या फिर ऐसे ही कहीं भी जाके कुछ भी सीख के आओ, वैसे करके मम्मी जो चाहे वहीं पे मुझे लगा देती थी। पढ़ाई के वक्त जब स्पीच लिखनी थी, एसेज लिखने थे, तो मम्मी जा जाके, कुछ आंटीज होती थी, कुछ बिल्डिंग की लोग होते थे, उनको रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ मेरे बेटे को ये ऐसे लिखने में मदद कर दीजिए। और फिर मैं रात को डिनर के बाद उनके घर पे जाके उनकी मदद से कुछ ना कुछ होमवर्क और एसेज कर देता था। बट ये मेहनत रंग तो लाई। आई बिकेम अ गुड स्टूडेंट, आई स्पीक इन इंग्लिश टुडे। और 12th में मुझे एमबीबीएस में एडमिशन मिला। एमबीबीएस के सेकेंड ईयर के बाद जब ये डिसीजन लेने की बात आई कि आगे का फ्यूचर क्या, मम्मी को था हार्ट सर्जन बन जाओ, पापा को था ब्रेन सर्जन बन जाओ, फ्रेंड्स को था नहीं तुम हार्ट ब्रेन नहीं ऑर्थोपेडिक या बोन्स के डॉक्टर बन जाओ। मुझे कहीं ना कहीं बहुत टाइम से एक ड्रीम था और मुझे पता था मुझे बनना था गायनेकोलॉजिस्ट। 30 इयर्स पहले वापस किसी को बोलना कि मुझे गायनैक बनना है, वो भी एक राजपूत परिवार में, वॉज ए लिटिल डिफिकल्ट। अब एक राजपूत परिवार का बेटा बनना चाहता था गायनेकोलॉजिस्ट, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ। ये ज्यादा हजम सबको नहीं हो रहा था। सवाल बहुत उठे, मेल होके गायनेकोलॉजिस्ट, पुरुष होके कौन सी स्त्री तुम्हारे पास ट्रीटमेंट कराने आएगी? फैमिली के तो कोई नहीं आएंगे, हॉस्पिटल खाली रहेगी, फ्यूचर बहुत बुरा है, तुम कुछ और ही बन जाओ। बट कहीं ना कहीं मुझे पता था मुझे बनना था गायनेकोलॉजिस्ट। वो कहते हैं ना, एक कॉलिंग थी जो मुझे बुला रही थी। मैंने जिद पकड़ ली, करूंगा और बनूंगा तो सिर्फ गायनेकोलॉजी। फाइनली
पेरेंट्स ने हाँ बोल दिया और मेरा एडमिशन हो गया एक गायनेकोलॉजी एमडी की कॉलेज में। एजुकेशन भी मेडिसिन का डिफिकल्ट होता है, पैसे भी लगते हैं कभी कभी। चलो फीस शायद इतनी ना हो, बुक्स उतनी ही महंगी आती है। याद हो तो पेरेंट्स तो गांव छोड़ के आ गए थे सब छोड़ के, तो एजुकेशन के पैसे, फीस के पैसे और उसके साथ साथ बुक्स के पैसे भी डिफिकल्ट थे तब। मुझे आज भी याद है, हमारे एक लाइब्रेरियन होते थे अतुल सर करके। उनको मैंने जाके रिक्वेस्ट की थी कि सर शायद मैं सारी बुक्स ले ना पाऊँ, क्या मैं लाइब्रेरी से लॉन्ग टर्म कुछ बुक्स रख सकता हूँ। लकीली उस दिन मेरा नसीब अच्छा था, उन्होंने हाँ बोल दी। मेरे मेडिकल के फर्स्ट 3 इयर्स एक्चुअली कोई बिलीव नहीं करेगा, मैंने एक भी बुक नहीं खरीदी थी। मैंने वो पैसे बचाए थे, मैं लाइब्रेरी से हर 2 हफ्ते एक बुक लाता था, पढ़ता था, कुछ बुक वापस करता था और नई बुक्स ले आता था। कुछ मुझे सर ब्लैक में दे देते थे और कुछ ऑफिशियली दे देते थे। बट आज उनकी मदद के बिना शायद मैं वो यूनिवर्सिटी रैंक, वो गोल्ड मेडल्स जो मुझे मिले, वो कभी नहीं मिल पाते। गायनेकोलॉजी में एडमिशन बहुत कठिन होता है। आपको 48 आवर्स 72 आवर्स की एक धारी ड्यूटी करनी पड़ती है। कभी कभी 2-2 3-3 दिन तक खाना भी नहीं मिलता। बट अगर आपकी वो कॉलिंग है और अगर आपको वो पसंद है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी ऐसे भी दिन आए एजुकेशन में जब लगा ये नहीं हो पाएगा। घर नहीं जाने को मिलता था, खाना नहीं मिलता था, सोना नहीं मिलता था, उसके साथ साथ डांट पड़े रोज वो अलग, सीनियरों की गाली, पेशेंट्स की गाली और टीचर्स की गाली। बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे 1 साल बीत गया और मुझे अपनी जगह वहीं पे गायनेकोलॉजी में दिखाई देने लगी और मिल गई। एक पॉइंट पे जब मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, उसके अगेंस्ट एक पॉइंट ये आया कि इसके सिवा मुझे और कुछ भी नहीं करना था। 3 साल गायनेकोलॉजी करने के बाद और यूनिवर्सिटी मेडल लेने के बाद फिर आई दुनिया में बाहर निकल के प्रैक्टिस करने की बारी। हर एक बच्चा जिसके पेरेंट्स डॉक्टर नहीं होते, उनको ये एक डिफिकल्टी आती ही है। अब जॉब कहाँ लेंगे, अच्छी सर्विस मिलेगी या नहीं, अच्छा पेमेंट मिलेगा या नहीं। इतने लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड करके आप डॉक्टर बने हो, अभी आपका टाइम है कि आप माता पिता को संभालो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। और वो प्रेशर हमेशा रहता है। जिनके पेरेंट्स डॉक्टर होते हैं उनके लिए बहुत ईजी होता है, उनके स्ट्रगल्स अपने हो सकते हैं बट एटलीस्ट प्रैक्टिस करने की जगह और सिक्योरिटी है। मुझे आज भी याद है, गायनेकोलॉजिस्ट बनने के बाद जब मुझे स्पेशलिटी करनी थी, यानी कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या बांझपन के स्पेशलिस्ट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, इस स्पेशलाइजेशन के लिए आज से 10 साल पहले कभी कोई कॉलेज या ट्रेनिंग नहीं होती थी। ट्रेनिंग होती थी इंडिया के बाहर, जिसके लिए पैसे चाहिए। मैंने डिसाइड किया पहले जॉब करते हैं। पहली जॉब की इंटरव्यू के लिए मैं गया और वो दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं इंटरव्यू में डेट और टाइम लेके आधा घंटा पहले पहुंचा, जो तब तकरीबन दोपहर के 1 या 1:30 बजा था। एक जॉब करके आया था। 1:30 का 2:30 हुआ, 2:30 का 3:30 हुआ, 4:30 का 5:30 हुआ। 4 बार पूछने गया कि मेरा टर्न कब आएगा। उन्होंने बोला प्लीज़ वेट कीजिए, XYZ सर जो भी थे वो बिजी है। फाइनली मैं 6 बजे वापस HR को मिलने गया कि सर मैं 1:30 बजे से आया हुआ हूँ, कुछ खाया नहीं है, ना पानी पिया है, क्या आज इंटरव्यू हो पाएगा। उन्होंने मेरी तरफ देख के बोला मुझे लगता है आज बहुत लेट हो गया, आप कल वापस आइए। मैं हॉस्पिटल से सीधा घर गया, पूरी तरह निराश। रोना भी आ रहा था। ये लग रहा था कि काश मेरे मम्मी पापा डॉक्टर होते तो आज मुझे ये 4 घंटा भूखे पेट इंटरव्यू के लिए बैठना नहीं पड़ता और उसके बाद इंटरव्यू हुआ भी नहीं। उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस उनके पास नहीं जाऊंगा। उसी दिन एक और चीज़ डिसाइड की कि जब टाइम आएगा मैं अपनी हॉस्पिटल खुद बनाऊंगा। फिर कुछ इंटरव्यूज़ दिए और एक जॉब मिली। 30,000 रुपीज़ की जॉब थी, जो बुरी नहीं थी उस टाइम मेरे लिए। वहाँ पे जितना हो सका उतनी मेहनत की, जो सोचा वो सीखने की ट्राई की। लकीली वो मेंटर डॉक्टर सूजल मुंशी थे मेरे, और वो एक सही मेंटर थे। 6 महीने बाद जब उन्होंने पूछा कि तुमको आगे कुछ पढ़ना नहीं है, मैंने बोला सर सीखना तो मुझे इनफर्टिलिटी और लैप्रोस्कोपी है, बट पैसे नहीं हैं। उन्होंने मुझे बोला युवराज,
मैं तुम्हें स्पॉन्सर करता हूँ, तुम ट्रेनिंग लेने जाओ, जब भी कमाओ धीरे धीरे करके मुझे पैसे देना। तब जाके मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग फ्रांस में हुई। उन्होंने मुझे 2.5 लाख रुपीस की मेरी फीस भरी और मुझे फ्रांस ट्रेनिंग के लिए वो ले गए। मुझे आज भी याद है, मैं अराउंड 10 या 12 दिन फ्रांस में रहा और मैंने अपनी ट्रेनिंग की। इंडिया आके वापस मैंने अपनी जॉब शुरू की और अब एक अच्छी इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल में मैंने जॉब ली। बहुत अच्छी जॉब थी, एक्सपीरियंस अच्छा था, काम बहुत किया। 3 या 4 साल हो गए उस जॉब में, पर फिर वापस वो पहिया घूमता है एंड द सेम स्टोरी। एक जॉब में जहाँ पे शायद एक पॉइंट के बाद आपको सैटिस्फैक्शन ना मिल रहा हो, शायद वहाँ पे आपकी उतनी वैल्यू ना हो रही हो, तो टाइम आता है कि आप कब वो जॉब छोड़ के खुद अपना एक कॉन्फिडेंट कदम उठाइए और वही ड्रीम जो खुद हॉस्पिटल बनाने का था, वो साकार करने का टाइम आ रहा है। ऐसा एक टाइम मेरे साथ भी आया। हमारे हॉस्पिटल में एक बहुत ही फेमस ए लिस्ट क्रिकेटर की वाइफ की डिलीवरी प्लान हो रही थी। वैसे तो ये हॉस्पिटल के सारे केसेस और सारे फाइल्स मेरे थ्रू जाते थे, बट मुझे रियलाइज हुआ ये क्रिकेटर की फाइल मेरे थ्रू नहीं गई। ये क्रिकेटर की फाइल मेरे पास आई भी नहीं और ना मुझे इन्फॉर्म किया गया कि ये क्रिकेटर की डिलीवरी हमारी हॉस्पिटल में होने वाली है। 1 दिन, 2 दिन, डिलीवरी का टाइम होता है 9 महीने। 9 महीने तक मुझे उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, जबकि उसी हॉस्पिटल के सबसे डिफिकल्ट केसेस, सबसे इंटरेस्टिंग केसेस सालों तक मैं ही संभालता था। तब जाके लड़ाई किए बिना घर पे एक डिसीजन लिया कि मुझे लगता है अब मेरा समय यहाँ पे खत्म हो रहा है। इट्स टाइम टू मूव ऑन। अगले दिन रेजिग्नेशन रखा, सीधा बैंक गया। बैंक जाके लोन की अप्रूवल के पेपर्स साइन किए। 3 महीने बाद जॉब छोड़ दी, हॉस्पिटल की जगह डिसाइड कर ली और हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। बट मेरा फ्यूचर आसान नहीं होने वाला था। सडनली कोविड की वेव आई और कोविड की वेव में इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल्स के रोन रोक दिए गए, क्योंकि उस दौरान हॉस्पिटल और सारे रिसोर्सेज इमरजेंसी सर्विसेज के लिए डाइवर्ट किए गए थे। मैंने तो जगह ले ली थी, काम शुरू कर दिया था और पुरानी जॉब भी छोड़ दी थी। कुछ पैसे बचा के रखे थे जिससे सोचा था कुछ महीने काम चल जाएगा। वो पैसे भी लोन बंद होने के कारण यूज हो गए थे। ना जॉब था, ना पैसा था, ना हॉस्पिटल बनी हुई थी और हॉस्पिटल बनाने के बिल सर पे थे। अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं उस दौरान मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया। एक पॉइंट ऐसा आया कि मैं ना उठ पाता था, ना कोई काम कर पाता था। रोज लगता था ये बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे कभी ये अच्छी पेमेंट वाली जॉब छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। रोज लगता था कि हॉस्पिटल बड़ी बनाना एक नॉन मेडिकल फैमिली के लड़के के लिए बहुत बड़ा सपना है जो शायद तू नहीं पूरा कर पाएगा। बट उस दौरान वापस मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आया था कि मैं हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन साइट पे पैर रख भी नहीं पाता था, क्योंकि द मोमेंट मैं वहाँ पे जाता था मुझे एनजाइटी, हार्ट की पाल्पिटेशंस बढ़ जाती थी और मुझे वापस घर जाना पड़ता था। पूरा दिन सिर्फ रोते रहता था। मेरे मॉम को वापस ये एक बार रियलाइज़ हुआ कि शायद इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, सिर्फ सपोर्ट की नहीं। तब जाके मेरी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन शुरू हुई। डिफ़िकल्ट था, बट कुछ महीने में हमने अपने आप को स्टेबलाइज़ किया। सोचा अब क्या कर सकता हूँ जब तक कोविड की वेव ठीक ना हो। तो डिसाइड किया कि क्यों ना मैं कोविड प्रेगनेंसी पेशेंट्स की डिलीवरी कराऊँ। उस दौरान जब सारे आईवीएफ स्पेशलिस्ट घर पे थे और कोविड से भागते थे, मैंने उसी को अपना हथियार बनाने का सोचा और साथ-साथ वही कोविड प्रेग्नेंट महिलाएँ जिनको ना बेड मिलते थे, ना डिलीवरी के लिए जगह मिलती थी, ना डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स मिलते थे, उनकी हेल्प करने की सोची और एक कोविड हॉस्पिटल का फ्लोर डिलीवरी के लिए भाड़े लिया। आई डिसाइडेड कि मैं एक कोविड हॉस्पिटल में जॉब लूँगा। मम्मी-पापा को बहुत डर था। लाखों हज़ारों डॉक्टर्स रोज़ मर रहे थे कोविड से, बट उस टाइम की जो ज़रूरत थी, वो करना पड़ा। लकीली मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक फ्लोर मिला, जहाँ पे उन्होंने मुझे परमिशन दी कि आप यहाँ पे कोविड प्रेग्नेंट पेशेंट्स की डिलीवरी करवाइए और ये फ्लोर आपका है और आप इसे सँभालिए। वो कहते हैं ना, भगवान जितनी डिफ़िकल्टी देता है, उसे सामना करने की हिम्मत भी देता है और उसके पीछे एक लाइट या एडवांटेज भी होता है।
वो कोविड डिलीवरी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट और एज अ यंग गायनेकोलॉजिस्ट जो मैंने करानी शुरू की, उससे मेरा नाम स्प्रेड होने लगा। लोगों को पता चलने लगा कि हाँ, एक गायनेकोलॉजिस्ट है जो हॉस्पिटल बंद करके नहीं, कोविड के लिए स्पेशली हॉस्पिटल खोल के बैठा है। और जो प्रेग्नेंट विमेन सफ़र कर रहे थे या जिनको इमरजेंसी में डिलीवरी कराने की ज़रूरत पड़ रही थी, उनके लिए वो सेवा कर रहा है। अब कोविड चला गया, बट इससे मुझे एक फ़ायदा हुआ। इंडिया में मेरी क्रेडिबिलिटी बन गई, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। तो जिस दिन कोविड की वजह से मेरी लोन अटक गई थी, आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद उसका फ्यूचर इम्प्लीकेशन यही था कि उस दौरान मुझे ये पॉपुलैरिटी और ये रिस्पेक्ट मिले। फाइनली मेरी लोन वापस अप्रूव हो गई और मेरे हॉस्पिटल का काम शुरू हुआ। तब जाके 2022 में मैंने निमाया आईवीएफ और विमेन सेंटर का मेरे पार्टनर के साथ इनॉग्रेशन किया। लकीली जो मुझे डर था कि शायद पेशेंट्स आएंगे या नहीं, मैं एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, विमेन मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये सारी चीज़ों का अब जवाब मिलने वाला था। क्या एक नॉन मेडिकल फैमिली से आया हुआ लड़का अपनी खुद हॉस्पिटल बनाता है, तो क्या ये रिस्क वर्थ इट है? इस सारी चीज़ों के जवाब अब हमें मिल रहे थे। दुनिया भर से पिछले 3 साल में अलास्का, लंदन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के कोई भी शहर से लोग ट्रीटमेंट कराने आते हैं। आज इतने सालों के बाद मैं ये सोचता हूँ कि वही लड़का जिसके पास बुक्स के पैसे नहीं थे, जो 6 घंटा इंटरव्यू के लिए बाहर बैठा रहा और उसका इंटरव्यू फिर भी नहीं हुआ, वही लड़का जिसकी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था और एक अच्छे डॉक्टर ने उसको ट्रेनिंग लेने के पैसे दिए, अगर वो कहीं ना कहीं हार मान जाता, तो क्या आज मेरे पास ये 100 लोगों का स्टाफ, ये 3 या 4 या 5 जो भी सेंटर्स है पूरे इंडिया में, वो होते या नहीं? और उससे भी ऊपर क्या हम ये हज़ारों लोगों को जो ट्रीट करते हैं, जिनका पेरेंट्स बनने का सपना पूरा करते हैं, वो हम कर पाते या नहीं? मैं ये मेरे ही लाइफ के एक्सपीरियंस से एक चीज़ सीख चुका हूँ कि हार कभी ईज़िली मान नहीं लेनी चाहिए। मैं हमेशा ये सबको बोलता हूँ कि जिस दिन आप डिसाइड करो कि आज मैंने हार मान ली, उससे आगे 2 और दिन मेहनत कर लो। शायद वो एक और कदम आपको आपके नए दरवाजे और सुनहरे भविष्य की तरफ ले जाए। अंत में जो ये मेरी कहानी मैंने आपको सुनाई, एक लड़के की जिसके पेरेंट्स गांव छोड़ के उसकी भविष्य और उसकी एजुकेशन के लिए शहर में आए, सारी कठिनाइयों का सामना किया, साथ में उसको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में रखा। वही लड़का इंग्लिश मीडियम स्कूल में नेबर्स से, फ्रेंड्स के पेरेंट्स से मदद मांग मांग के पढ़ा और फाइनली एमबीबीएस में जिसने एडमिशन लिया, एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद बुक्स लेने के पैसे की भी प्रॉब्लम थी जिसको एक पॉइंट पे, जिसने लाइब्रेरी की बुक उधार ले ले के पढ़ा, फाइनली वो गायनेकोलॉजिस्ट बना, गांव का वन ऑफ द फर्स्ट सुपर स्पेशलिस्ट बना। ये सारी कहानी के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि वो सिर्फ मेरी कहानी नहीं, वो एक मेरे पूरे परिवार की कहानी है। मेरे माता की कहानी, मेरे पिता की कहानी, मेरी माता की हिम्मत की कहानी कि उसने ये ठान ली थी कि इसको तो मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ाऊंगी, इसको कैसे भी करके कितने भी ट्यूशन्स लगवा के एक अच्छा स्टूडेंट बनाऊंगी। मेरे पिता की कहानी जिसने घर के सारे ऐशो आराम छोड़ के शहर, गांव से शहर शिफ्ट होके एक होटल में कुक की नौकरी की, धीरे 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 अपने परिवार को स्टेबलाइज किया और मुझे पढ़ाया। और अंत में ये मेरी कहानी एक नॉन मेडिकल डॉक्टर की, जिसने सारे संघर्ष के बाद कभी गिव अप नहीं किया, क्योंकि उसके साथ उसके सारे परिवार की आशा, सपने जुड़े हुए थे। क्योंकि एक टाइम पे जब फैमिली में एक बंदा आगे बढ़ता है, तो वो सिर्फ अकेला नहीं बढ़ता, उसके साथ साथ उसकी सारी परिवार बढ़ता है और उसका पूरा फ्यूचर का एक जनरेशन सेट होता है। तो आपकी मेहनत शायद आपके लिए नहीं, आपकी पीढ़ियों के लिए मेहनत लाती है और उनका रास्ता कभी कभी आसान बनाती है। और उसके साथ साथ आई वुड लाइक टू थैंक जोश टॉक्स
जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी कहानी सुना पाऊँ। ये कहानी जिसे शायद कोई और युवराज जो कहीं गाँव में बैठ के सपने देख रहा हो कि मेरे माता-पिता डॉक्टर नहीं, पर क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? क्या मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकता हूँ? तो उसको लगे कि नहीं, अगर ये कर पाए तो मैं भी कर पाऊँ। हर एक कहानी हमारे आजू-बाजू होती है और यही कहानियाँ हमें जोश देती है। ये जोश टॉक शायद उन किन गिने-चुने युवराजों को लाइफ में आगे बढ़ने का जोश दे।